बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे और अल्लाह करे कि अल्लाह से दुआ है कि आप सब इस वबाई मरज़ से जो है वो महफूज रहें। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के लिए लाया हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसको हम किस तरह डिज़ाइन करते हैं, उसके क्या जो पार्टिकुलर्स हैं, क्या उसके मुख्तलिफ सोल्यूशन के तरीके हैं एट्सेट्रा। तो सारी बातें तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और सोल्यूशन के हवाले से इंशाल्लाह कम्प्लीटली हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपको नज़र आ रहा है ये, और इसका सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। चूँकि मैं ख़ुद आपके लिए अगर सोल्यूशन बाकायदा लिखता तो या टाइप करता तो उस पर काफ़ी मुश्किलात सामने आती, इसलिए मैंने कहा कि पहले से ही एक क्वेश्चन हो और उसको हम सॉल्व करें तो ये बेहतरीन तरीका होगा। अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन मार्च 31 2014। मिस्टर विनोद कोई भी शख्स है, कोई कारोबार का मालिक है वगैरह वगैरह, कहते हैं कि जी ये जो नीचे ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं इससे आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। तो आपके पास जो सबसे पहले लिखा होगा वो आपको या तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का आपको बैलेंस दिया गया होगा या बैंक स्टेटमेंट का दिया गया होगा। हम जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो या तो हम कैश बुक से बनाते हैं, और या तो वो हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों को देखकर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और आप लोगों को पता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो फ़र्क है, उसकी मदद से हम इसको तैयार करते हैं। अच्छा जी, तो हम कैश बुक और जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसके दरमियान जो फ़र्क आता है बैंक बैलेंसेस के दरमियान, तो उस फ़र्क को दूर करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो गए मुख्तलिफ पार्टिकुलर्स ट्रांजैक्शंस, और उन ट्रांजैक्शंस की वजह से आपका जो कैश बुक का बैंक कॉलम है और या बैलेंस है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से फ़र्क करेगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा। इस कमी या ज़्यादती को पूरा करने के लिए हम इन ट्रांजैक्शंस को या पार्टिकुलर्स को स्टडी करेंगे और इसके मुताबिक हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना के उस फ़र्क को हम दूर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹50,000। जो कैश बुक हम बनाते हैं अपने साथ दफ्तर में जो मेंटेन करते हैं, उसमें जो हमारे पास 3 कॉलम कैश बुक में हमारे पास जो बैंक का कॉलम होगा उसमें हमारे पास जो बैलेंस है वो है 50,000। तो ये 50,000 हमने यहाँ पर लिख लिया, ये जो आपको नज़र आ रहा है 50,000। तो ये हमारे पास डेबिट साइड है, या यूँ समझ लें कि जो ऐड करना है, जिनको ऐड होना है हमारे बैंक के इस बैलेंस के साथ, तो वो हम इस साइड पर लिखेंगे। यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि ऐड रुपीस और यहाँ पर माइनस रुपीस। तो ये दोनों हमारे पास यहाँ पर पार्टिकुलर्स दिए गए हैं। एक बात ये भी आप जहन में रखें कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए कोई एक फॉर्मेट नहीं है, कोई एक ख़ास तरीका नहीं है। मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। आप ये इस तरह भी बना सकते हैं, एक और भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप उस अंदाज में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको देखें। तो यहाँ पर हमारे पास चले जी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹50,000 ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये नहीं बताया गया इसमें कि ये बैंक बैलेंस कैश बुक के मुताबिक हमारे पास डेबिट का है या क्रेडिट का है। तो आपको ये तो पता होगा कि हम जब कैश बुक बनाते हैं 3 कॉलम कैश बुक, तो 3 कॉलम कैश बुक में हमारे पास जो डेबिट साइड होता है वो रिसीट साइड होता है, जो क्रेडिट साइड होता है वो हमारे पास पेमेंट्स का साइड होता है। जब आपको सवाल में, क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया हो
कि ये बैंक बैलेंस कैश बुक का डेबिट का है या क्रेडिट का है, तो आप समझ लें कि ये डेबिट बैलेंस होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आपको क्वेश्चन में ये ना बताया गया हो कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹50,000, इसमें ये हमें नहीं बताया कि बैंक बैलेंस कैश बुक में ये डेबिट साइड का है, रिसीट साइड का है या क्रेडिट साइड पेमेंट साइड का है, तो आप समझ लें कि ये हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा। और डेबिट बैलेंस से मुराद फिर हम ये लेते हैं कि हमारे पास बैंक में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, कैश बुक के मुताबिक ये हमारे पास बैलेंस है, तो हमने इसलिए इसको डेबिट साइड पर या एडिशन के साइड पर हमने लिखा हुआ है। तो जो पार्टिकुलर्स मजीद हमारे पास 2, 3, 4, 5 ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, इनमें से कुछ तो हमने हमारे बैंक बैलेंस से इसको या तो माइनस कर दें हैं और या इसके साथ हमने ऐड करना है। तो दूसरे ट्रांजेक्शन को आपने देखना है, यहाँ पर चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹6,000। अब हमने पढ़ा था कि चेक्स इशूड, हमने चेक दिए, आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपकी कंपनी ने, आपके कारोबार ने किसी को पेमेंट की है 6,000 रुपये की या इससे कम या ज़्यादा की, तो उस 6,000 रुपये हमें बताए हैं, तो 6,000 रुपये की चेक्स हमने दी हैं लोगों को, और इसलिए दी हैं कि वो 6,000 रुपये हमारे अकाउंट से निकाल लें। तो उन्होंने अभी तक नहीं निकाले होंगे, तो हमारे बैंक में अभी तक पैसे पड़े हुए हैं या हमारे अकाउंट में अभी तक जो है वो पैसे मौजूद हैं। देखें, जब आप चेक्स दे देते हैं तो आप तो उसी वक्त 6,000 रुपये निकाल लेते हैं अपने बैंक के कैश बुक में, बैंक कॉलम से, तो 6,000 आपने माइनस किए थे। लेकिन अभी आपने देखें कि जी हमने जो बैंक स्टेटमेंट देखा उसमें हमें पता चला कि अभी तक वो 6,000 रुपये लोगों ने निकाले ही नहीं है हमारे बैंक में, वो मतलब अकाउंट में वो पैसे अभी तक पड़े हुए हैं। तो हमने उसको माइनस किए थे, अभी दोबारा हम वो 6,000 रुपये अपने पास इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे जमा कर लेंगे। तो आप देखें, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये 6,000 रुपये वापस हमने 50,000 रुपये के साथ जमा कर लिए हैं, या आखिर में जब सारे एडिशन वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो फिर हम एक साथ उसको जमा कर लेंगे। तो ये हो गया जी। फिर हमारे पास है जनाब यहाँ पर तीसरे ट्रांजेक्शन में कि द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब देखिए, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड तो आप लोगों को पता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, उस कंपनी के शेयर्स पर आपको प्रॉफिट मिला है, तो वो प्रॉफिट हमें कोई नकद पैसों में तो नहीं देता, वो लाजमी है कि शेयर्स पर जो प्रॉफिट हमें मिलता है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में जमा होता है। तो वो 8,000 रुपये डिविडेंड जो है वो बैंक ने आपके लिए कलेक्ट किए और आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए। तो जो बैंक वाले हमारे लिए पैसे हमारे बैंक अकाउंट में जमा करते हैं तो उसको वो क्रेडिट करते हैं, तो वो क्रेडिट करते हैं, हम डेबिट करेंगे। तो जब कैश बुक में हम डेबिट करेंगे तो मतलब ये है कि हमने ऐड करने हैं, जमा करने हैं ना। तो यहाँ पर हमने देखे डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक ₹8,000, तो ये हमने 50,000 रुपये के साथ क्या कर लिए, जमा कर लिए। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो बैलेंस आता है, ये टोटल जमा करने के बाद ये 64,000 बनते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने माइनस करने हैं। तो बैंक चार्जेस ऑफ ₹400 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। देखें, बैंक स्टेटमेंट हमने खोला, उसमें हमने देखा कि बैंक वालों ने 400 रुपये हमारे अकाउंट से माइनस किए हैं, और लाजमी है कि बैंक वाले चार्जेस जो हैं वो हमसे ज़रूर कटिंग करते हैं वो लोग। तो 400 रुपये हमने देखा कि बैंक स्टेटमेंट में उसने हमसे ये काटे हैं, 400 रुपये माइनस किए हैं, और हमने कैश बुक में 400 रुपये माइनस किए ही नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अभी 400 रुपये जो है ये क्या कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 400 रुपये हमने माइनस साइड पर लिख लिया। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है जी, अ चेक फॉर ₹6,000
was deposited but not collected by the bank. आपने 6,000 रुपए का जो चेक है वो बैंक भेज दिया, आपने उसको अपने अकाउंट में जो है वो जमा करने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक वो 6,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुए तो आप फॉर एग्जांपल उसको अभी क्या कर लें, माइनस कर लें, क्योंकि आपने कैश बुक में तो उसको लिखा हुआ था कि 6,000 रुपए के चेक्स मैंने भेज दिए हैं और मेरे अकाउंट में वो जमा हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक जमा तो नहीं हुए ना। जब नहीं हुए तो आप वापस अपने कैश बुक से बैंक के कॉलम से 6,000 रुपए जो है ये आप माइनस कर लें। तो 6,400 रुपए ये आप क्या कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे इससे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कितने 6,000 रुपए ये आपने माइनस साइड पर लिख लिए। फिर आपके पास है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक वालों ने 6,000 रुपए डेबिट किए हैं, हम उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे कैश बुक के। तो ये 400 रुपए हमने 6,000 और 400 रुपए हमने माइनस करने हैं। तो देखिए ये जो ऐड हो जाए 64,000 से आप 6,400 रुपए माइनस कर लें तो आपके पास कितने बच जाएंगे, ये 57,600 रुपए। तो ऊपर हमारे पास है बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000, नीचे ये उल्टा हो जाएगा, ये अपोजिट लिखेंगे आप, ऊपर है बैलेंस एज पर कैश बुक, नीचे आप लिख लेंगे बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों का एक ही मतलब है। तो बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कितना आ जाएगा, 57,600। तो याद रखें ये 57,600 रुपए ये वो बैलेंस होगा जो बैंक स्टेटमेंट में आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े होंगे वो 57,600 रुपए हो जाएंगे। तो आपका और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दोनों का एक जैसा बराबर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक आसान सा मिसाल जो है ये आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं दोबारा हाजिर हूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।